हेलो छात्र छात्राओं, आज हम लोग डीएलएड बीटीसी के फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर को हल करेंगे। जो कि पेपर जो है, यह पेपर जो हम लोग हल कर रहे हैं वह पेपर है 2019 का, और ये पेपर मैथ के 2019 का पेपर है फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का। ठीक है, तो देखिए इसमें से पहला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में नौ का क्या अपवर्त्य। अपवर्त्य का मतलब होता है गुणज। क्या अपवर्त्य का अर्थ होता है गुणज। अपवर्त्य का क्या अर्थ होता है? गुणज। तो कह रहा है कि 9 का क्या करिए? गुणज है। इसमें 9 का गुणज मतलब कि हम 9 से किसी पूर्ण संख्या में गुणा करेंगे तो वह क्या कहलाएगा? 9 का गुणज कहलाएगा। समझ में कि नहीं? जैसे मान लीजिए कि 9 है, इसमें हम 11 से गुणा कर दे रहे हैं तो यह क्या है? 99 हो गया। 9 का 8 से गुणा कर दे रहे हैं, ठीक है, 72। ये क्या है? 9 का गुणज है, क्योंकि हमने 9 का किसी पूर्ण संख्या में गुणा किया है। जो आया है आंसर, ठीक है, वह क्या कहलाएगा? गुणज कहलाएगा। किसका? 9 का। तो इसमें से देखते हैं कि कौन है जो 9 के गुणज है, मतलब कि 9 से पूरी कट जाएगा तो वही तो संख्या होगा। तो देखते हैं, 1 नहीं कटेगा, 9 कट गया, लेकिन 11 भी नहीं कटेगा, 13 भी नहीं कटेगा, मतलब कि ये पहला विकल्प जो है क्या है? गलत है। दूसरा विकल्प कह रहे हैं 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौको 36। यह पूर्ण रूप से कट गया है। देखते कि और कुछ है। यह 3 है, 3 कटवा नहीं करेगा, 6 भी नहीं कटेगा, 9 कट जाएगा, 12 भी नहीं कटेगा, गलत। उसके बाद 18 कट गया, 21 नहीं कटेगा। तो इसमें से जो विकल्प नंबर 2 है वही जो है क्या है? 9 का अपवर्त्य अर्थात गुणज है। 9 का गुणज कौन है? 9, 18, 27 और 36 जो है क्या है? 9 का अपवर्त्य है अर्थात गुणज है। देखिए अगला प्रश्न दिया है कि 30 और 40 के बीच अभाज्य का मतलब यह होता है कि उस संख्या का गुणज सिर्फ जो है 2 होना चाहिए। जो मूल संख्या दी गई है, संख्या है, मतलब कि जैसे मैं बता दूं कि 3 है या 2 ले लेते हैं। 2 या तो 1 से कटेगा या तो 2 से कटेगा और किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा। यही 4 ले लेते हैं तो 4 2 से भी कटता, 4 से भी करता और 1 से भी करता। यहाँ पर 2 ही गुणज है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया है? 3 हो गया है। इसलिए 4 जो है भाज्य हो गया, 2 अभाज्य हो गया है। तो कह रहा है कि 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्या है। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि 30 से लेके 30 और 40 के बीच की सारी संख्याएं लिख लेते हैं। तो 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39। यह जो है 30 और 40 के बीच की सारी संख्याएं हमने लिख ली हैं। अब इनका क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड करते हैं, मतलब सिर्फ एक ही संख्या से वो कटे और किसी और संख्या से न कर सके। 31 किसी भी पहाड़ा में नहीं आता है, किसी का गुणज 31 नहीं है। और यहाँ पर क्या है? 32 जो है 2 से कट गया, ठीक है, 4 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, और 33 11 से कट गया, 3 से कट गया, ठीक है। 34 जो है 2 से कट गया, ठीक है, 2 से कट गया, और अगर काटेंगे तो 34 17 दूना के 34 होता है, तो ये भी हो गया। ये 5 से कट गया, 7 से कट गया, फिर उसके बाद आ गया आपका 36 भी क्या है? भाज्य है। 37 जो है अभाज्य है, क्योंकि यह किसी और संख्या से नहीं कटेगा। अब यहाँ पर क्या है? 38 कट गया, क्योंकि ये 2 से कटेगा और 19 से भी कटेगा, या 3 से भी कटेगा। 3 एकम 3, 3 तरीके 9, ये भी कट गया। बचा आपका क्या? सिर्फ इसमें 2 अभाज्य संख्याएं मिली हैं। कौन? 31 और 37 जो है एक अभाज्य संख्या है। जो इसने पूछा था कि अभाज्य संख्या छांटिए, तो हमने 31 और 37 को छाटा है। यह 33 कट गया है, यहाँ पर भी 33 है, ये भी कट गया, यह 39 है, ये भी कट गया। बाकी यही दोनों हैं जो नहीं कटे हैं, इन्हीं को हम क्या करेंगे? सही मानेंगे। और बाकी सारी संख्याएं इसमें देखिए मैंने बताया था, इसमें दूसरा का विकल्प सही था
और इसमें जो है तीसरा वाला विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 3 कहता है कि 3 संख्याएं 1:2, 2:3 के अनुपात में है यदि उसका महत्तम समापवर्त अर्थात मस 12 है तो ये संख्याएं हैं। तो ये संख्याएं क्या हैं? तो देखिए, जो इसका अनुपात दिया है, तो अनुपात क्या दिया है? अनुपात दिया है कि 1:2:3 दिया है और इसका मौसा दे दिया है, मौसा दे दिया है 12। तो अगर किसी का अनुपात पता हो और उसका मौसा दे दिया गया हो तो हम क्या करते हैं, उस मौसा का गुणा उस संख्या से करते हैं। इसमें से मान लेते हैं पहली संख्या है, यह दूसरी संख्या है, यह तीसरी संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि पहली संख्या क्या है? तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? पहली संख्या 1 है तो यहाँ पर लिखेंगे 1। मौसा से गुणा करना है तो यहाँ पर मौसा है क्या? 12, तो यहाँ लिखेंगे 12। गुणा कर देंगे तो क्या आ गया? 12 कम 12। ठीक है, अब हमें क्या हो गया? पहली संख्या प्राप्त हो गई। अब बारी है दूसरी संख्या प्राप्त करने की। तो दूसरी संख्या क्या है? तो दूसरी संख्या क्या है? 2 है तो यहाँ पर लिखेंगे 2। और मौसा क्या है? 12 है तो 12 लिखेंगे। तो 12 दूना क्या आता है? 12 दूना क्या? 24। ठीक है, अब बारी है, कह रहा है कि तीसरी संख्या, तो यहाँ पर लिखेंगे तीसरी संख्या तो 3 है और मौसा क्या है? 12 है। तो गुणा कर देंगे तो क्या आएगा? 12 36। अर्थात जो है वह संख्या क्या आ गई है, जो हमने संख्या प्राप्त की, तो वह संख्याएं क्या हैं? वह संख्याएं क्या हैं? 12, 24 और 36 हैं। वह संख्याएं कितनी हैं? 12, 24 और 36 हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 10, 20, 30 दिया है, गलत हो गया। 12, 24, 36 यही संख्या, यही जो है विकल्प क्या है? दूसरा वाला विकल्प क्या है? सही है। और बाकी सब विकल्प क्या हैं? ये भी 5 दिया है, ये 4 दिया है, 10, 15 दिए, तो ये सब गलत है। बाकी दूसरा का विकल्प ही सही है। समझ में आया कि नहीं आया? प्रश्न नंबर 4 कहता है कि किसी कक्षा में 30 बच्चों में से, कह रहा है कि 30 बच्चों में से 80% बच्चे उत्तीर्ण हैं। किसी कक्षा में से, जो कक्षा में 30 बच्चे पढ़ते थे, उसमें से 80% बच्चे क्या हो गए? उत्तीर्ण हुए। तो कक्षा में कितने बच्चे उत्तीर्ण हैं? तो देखिए यहाँ पर आप क्या करिए कि कुल बच्चों की संख्या कितनी है? कुल बच्चों की संख्या 30 है और 30 का कितना निकालना है? 80% बच्चे पास हो गए तो 80% निकाल लीजिए। बट्टे क्या करेंगे? 100, इस 0 से ये 0 कटा, इस 0 से ये 0 कटे, 8 तरीके 24। मतलब कि 24 बच्चे थे जो क्या हैं, कक्षा के 24 बच्चों ने क्या किया? इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, पास किए हैं। तो 24 बच्चे ही क्या हुए हैं? उत्तीर्ण हुए हैं। बाकी सब विकल्प जो दिए हैं, इसमें पहला विकल्प सही है और ये सारे विकल्प क्या हैं? गलत हैं। समझ में आया कि नहीं है? इसी प्रकार से चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि पांचवा वाला प्रश्न 18% का भिन्न रूप होगा। तो 18% का भिन्न रूप लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 1/100 से क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। तो अब यहाँ पर लिख लेंगे कि 18 गुणे 1/100, गुणा किए इससे, आ गया क्या? 18/100। अब किससे कटेगा? 2 से कटा, 18 9, अरे 2 9 18, फिर 100 का आधा क्या हो गया? 50 हो गया। ठीक है, अब इसको दोबारा काटा नहीं जा सकता क्योंकि यह सम विषम का मामला आ गया। तो यही जो है 18 का भिन्न रूप क्या होगा? 9/50 होगा, जो कि यहाँ पर ये गलत है, 50/9 हो गया, यह 18/50 हो गया। यह जो है
3/50 हो गया। और लास्ट विकल्प जो दिया हुआ है 9/50, यही विकल्प सही है और बाकी सारे विकल्प क्या हैं, तीनों विकल्प गलत हैं, बस यही विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 6 में दिया है कि 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या लिखिए। सबसे छोटी प्राकृत संख्या लिखना है 3 अंकों की। तो हम जानते हैं कि 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है, 100 होती है। यहाँ पे लिखेंगे कि 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 100 होती है। 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 100 होती है। अगर इससे छोटी करेंगे तो उससे छोटा क्या होता है, 99 होता है। उससे छोटा क्या होता है, 99 होता है, जो कि 99 क्या है, 2 अंकों का हो गया। क्या हो गया, 2 अंकों का। जबकि प्रश्न में पूछा था कि 3 अंकों का क्या करिए, सबसे छोटी तथा प्राकृतिक संख्या क्या करिए, बताइए। तो हमने बता दिया कि 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, 100 होता है। अगला प्रश्न दिया है कि 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्या करिए, परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप ज्ञात करने के लिए बोला है। तो हम जानते हैं क्या चीज़ कि वृत्त का परिमाप बराबर होता है 2πr होता है। वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2πr होता है। तो जो हमको दिया है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। हमको क्या दिया है, व्यास दिया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास कितना दिया है, 35 सेंटीमीटर, जिसको हम d से दर्शाते हैं। कितना है, 35 सेंटीमीटर। और हम अगर यहाँ पर हमको क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, r है, r मतलब त्रिज्या। और यहाँ पर हमको क्या व्यास पता है। तो हम ऐसा करते हैं कि व्यास से क्या कर लेते हैं, त्रिज्या को पता कर लेते हैं। जबकि हम जानते हैं कि r बराबर क्या होता है, d/2 होता है। मतलब कि यह क्या है, व्यास है और यह क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, व्यास और यह हो गया व्यास, यह हो गया त्रिज्या। तो हमको त्रिज्या पता करनी है तो यहीं पर रख लेते हैं। एक क्या है, d के जगह पे क्या हमको पता है, 35। तो यहाँ पे लिखेंगे 35/2। आप इसी तरह रहने दें या फिर काट लें, आपकी इच्छा। हम लोग देखेंगे क्योंकि यहाँ पर पाई है और यहाँ पर 2 है। तो हम ऐसा करते हैं कि हम 2 को रखते हैं ताकि यहाँ पर आसानी से काट लेंगे। ठीक है, अब हमको पता चल गया कि r का मान हमको पता चल गया। तो यहाँ पर लिख देंगे कि वृत्त का परिमाप बराबर 2πr होता है। जबकि 2 को 2 लिख दिए। पाई का मान हमको पता है कि 22 क्या होता है, 7 होता है। और r का मान हमको पता हो गया है क्या है, 35/2 हो गया है। इस 2 से 2 कट गया, 7 से 1 कट गया, 35 5 बार में, 7×5 = 35। अब यहाँ पर क्या है, 22 और क्या है, 5 है। तो 5 दूना के 10 और 5 दूना के 10 और 10 × 1 = 11। ये है 11। मतलब कि वृत्त का परिमाप कितना है, 110 सेंटीमीटर क्या है, उस वृत्त का परिमाप है। जो कि हमें पता करने के लिए बोला था कि यदि क्या है, 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप क्या होगा, 110 सेंटीमीटर उसका क्या होगा, परिमाप होगा उस वृत्त का, यदि उसका व्यास कितना है, 35 सेंटीमीटर है। तब समझ में आया कि नहीं आया। प्रश्न नंबर 6 को हल कर लिया, 7 को हल कर लिया है। अब बारी है प्रश्न नंबर 8 को हल करने की। तो चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 8 को हल करते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 क्या है
कि 24/7 को दशमलव संख्या में बदलिए। 24/7 को क्या करना है, दशमलव संख्या में क्या करना है, बदलना है। तो 24/7 लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। 24/7 को क्या करना है, दशमलव रूप में बदलना है। किस रूप में बदलना है, दशमलव रूप में बदलना है। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 7/24 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्योंकि हमको दशमलव में बदलना है तो भाग करेंगे। तो यह कितनी बार में जाएगा, 3 बार में गया, 3 बार में गया तो 21, बचा क्या 3। अब देखिए यह 3 छोटा हो गया 7 से, तो ऐसा करते हैं कि हमको दशमलव के आगे तक जाना है तो हम दशमलव ले लेंगे। तो यहाँ पर हो गया 30, कितनी बार जाएगा, 4 बार, तो ये हो गया 28, फिर बचा 2। अब ये फिर 1 0 दे देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार, फिर बचा क्या 6, फिर 6 बचा 1 0 दे देते हैं, फिर इसको लिख लेते हैं कितनी बार, 8 बार, तो 8 7 56। अब ये घटेगा 4। इसी तरह करते जाएंगे, बढ़ता जाएगा, हम लोग दशमलव के 3 अंक तक लेके जाते हैं। समझ में नहीं है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत डिस्टरबेंस है भाई, बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस है, एकदम हेलीकॉप्टर आ गया। दशमलव बच गया। इसने पूछा था कि दशमलव में बदलिए, तो किसको हम यहाँ पर लिख देंगे कि 24/7 का दशमलव रूप क्या है, 3.844 है। समझ में कि नहीं है, यह क्या है, 24/7 का दशमलव रूप है। समझ में कि नहीं है। जैसे बोला था कि दशमलव संख्या में बदलिए, तो हमने क्या किया, दशमलव संख्या में बदल दिया है। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है कि किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं। कोई एक रेखा है, उसमें कितनी बिंदु हो सकती है। पहली बात जान ली कि कोई रेखा होती है, उसकी मोटाई नहीं होती है, और वो रेखा है, मान लीजिए कि यह रेखा है कोई, यहाँ रेखा खंड नहीं बोला है, रेखा बोला है। रेखा मतलब वो अनंत तक गई होगी, अनंत से निकली हुई अनंत तक गई होगी, अगर रेखा बोला है तो। रेखा खंड बोलता है तब ना हम बोलते कि ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, या बोला है रेखा। तो रेखा का इस पे अनंत असंख्य जो है बिंदुएं हम दे सकते हैं, और अनंत बिंदुओं के बीच में भी अनंत बिंदुएं लगाई जा सकती हैं। मैं इसका डिफिनेशन लिख देता हूं यहाँ पर। कितने बिंदु हो सकते हैं, अनंत बिंदुएं हो सकती हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखा है कि किसी बिंदु रेखा की मोटाई नहीं होती है, उसकी मोटाई नहीं होती है, और यह दोनों दिशाओं में अनिश्चित काल तक फैल सकती है। वो अनिश्चित काल तक क्या होती है, फैल सकती है। एक रेखा में अनंत संख्याएं में बिंदु हो सकती हैं, अनंत संख्या में क्या होती हैं, बिंदु हो सकती हैं। किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच अनगिनत बिंदुएं हो सकती हैं, इन दो बिंदुओं के बीच भी अनेक बिंदुएं हो सकती हैं। इस प्रकार से लिखा जा सकता है, या पूछा है कि कितनी हो सकती हैं, तो भाई अनंत बिंदुएं हो सकती हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है कि कौन सा अनुपात बड़ा है, कौन सा अनुपात बड़ा है। तो अनुपात जो प्रश्न दिया है, 2 अनुपात दिए हुए हैं, कि एक अनुपात है कि 2:3 और दूसरा है कि 5:8। हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं कि 2/3 और 5/8 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग इसके इन दोनों के, अगर हम इन दोनों के हर को क्या करते हैं, बराबर कर लेते हैं, तो निकालना आसान हो जाएगा कि कौन बड़ा कौन छोटा है। तो चलिए हम इन लोगों के क्या करते हैं, हर को बराबर कर लेते हैं। तो यह 8 है और यह क्या है, 3 है। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, 8 से गुणा कर लेते हैं, और इसमें क्या कर लेते हैं, 3 से गुणा कर लेते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे कि 2 × 8, 3 × 8 और 5 × 3, 8 × 3। अब गुणा करने पर क्या आ गया, यहाँ पर हो गया 16 और यहाँ पर हो गया 24 और यहाँ पर हो गया 15 और यहाँ पर हो गया 24। अब दोनों के हर क्या है, बराबर हो गए। अब जब हर बराबर हो गया तो हम आसानी से बता देंगे कि कौन बड़ा कौन छोटा है। तो देखेंगे कि क्या है, 16 बड़ा है किससे, 15 से। तो यहाँ पर लिख देंगे कि क्या है कि
16/24 बड़ा है किससे? 15/24 से। क्या है? बड़ा है किससे? 15/24 से। समझ में आया कि नहीं आया? इस प्रकार से हम लोग 10वें प्रश्न को हल कर सकते हैं। कभी भी इस प्रकार के प्रश्न आए इसी प्रकार से आप लोग पहले हर को बराबर कर लीजिएगा, फिर देख लीजिएगा कौन बड़ा कौन छोटा है। इसी प्रकार से आप लोग हल कर सकेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? 11 वाला प्रश्न कहता है कि एक दुकानदार के पास 60 कप थे। कितने कप थे? 60 कप थे, जिसमें से 40 कप बिक गए। जिसमें से 60 कप तो थे, 40 कप उसमें से क्या हो गए? बिक गए। फिर कह रहा है कि कुल कितने प्रतिशत कप क्या हो गए? बिक गए। कुल कितने प्रतिशत कप क्या हो गए हैं? बिक गए हैं, यह निकालना है। तो इसको निकालने से पहले हम लिख लेते हैं कि कितना प्रतिशत कप है, अरे कितना कपों की संख्या है और कितने बिके हुए कपों की संख्या है। तो पहले लिख लेते हैं कि कुल कपों की संख्या, कुल कपों की संख्या कितनी है? 60। अब यहाँ और लिख देंगे क्या कि बिके कपों की संख्या, बिके कपों की संख्या कितनी है? 40। और हमको क्या निकालना है? कह रहा है कि कुल कितने प्रतिशत कप क्या हुए? बिके हैं। मतलब जो जितने कप बिके हैं उनका क्या करना है? प्रतिशत निकालना है। तो उनका प्रतिशत निकालने के लिए हमको लिखना पड़ेगा क्या कि इसका सूत्र होता है क्या? बिके कपों की संख्या बटे कुल कपों की संख्या गुणे 100। यह होता है सूत्र। अगर हमको निकालना होगा कि कितने प्रतिशत कप बिके हैं, तब जब इस पर रखेंगे तो हम पाएंगे क्या कि बिके कितने कप बिके थे? 40 कप बिके थे। तो यहाँ पे लिख देंगे 40 पर। फिर कह रहे हैं कि कुल कपों की संख्या कितनी थी? तो भाई 60 कप थे, तो 60 कह रहा है गुणे 100, तो गुणे 100 कर लीजिए। सिंपल सा फंडा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं, इससे इस जीरो से इस जीरो को काट दिए। 2 एक कम 2 दूना के 4, 2 3 6, अर्थात हम लिख सकते हैं क्या? 2 का गुणा 100 में करेंगे 3, 200। 200 बटे 3 हम लिख सकते हैं कि नहीं? यहाँ पर 2 बच गए, यहाँ पर 3, तो 2 का गुणा इसमें कर लिए हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 आ गया। अब क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो कितनी बार में जाएगा? 6 बार में जाएगा। 6 3 18, यहाँ पर फिर 2 बचा, फिर हो गया 6 3 18। फिर अगर दशमलव के बाद भी जाएंगे तो इसी तरह 6 6 चलता जाएगा। तो लास्ट में हम इतना लिख देंगे कि 66.66% जो है कितना है? कप जो है बिके हैं। इतने कप क्या हो गए हैं? बिक गए हैं। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हमने क्या किया है? अतु लघुत्तरी वाले प्रश्न को हल कर लिया है। अब बारी है लघुत्तरी प्रश्न को हल करने। प्रश्न में लिखा हुआ है कि 18 माइनस कोष्टक में 14 प्लस मझला कोष्टक 16 माइनस छोटा कोष्टक 18 माइनस 5 कोष्टक बंद का मान ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना है? यहाँ पर मान ज्ञात करना है, मतलब इसका सरलीकरण करना है। तो चलिए हम लोग सरलीकरण करते हैं। पहले हम प्रश्न उतार लेते हैं। प्रश्न में क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। प्रश्न में दिया है कि 18 माइनस कोष्टक में 14 प्लस मझला कोष्टक 16 माइनस कोष्टक में 18 माइनस 5 मझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद, छोटा कोष्टक बंद, सारे कोष्टक को बंद। ये प्रश्न है। देखिए इस प्रश्न को हल करने के लिए जब भी आप सरलीकरण के प्रश्न हल करें तो एक चीज़ को ध्यान दें, वह यह है कि हल करने के लिए सबसे पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि किस कोष्टक को सबसे पहले हल किया जाता है। तो सबसे पहले हमको रेखा कोष्टक को हल करना रहता है, उसके बाद जो है छोटा कोष्टक, उसके बाद को हम लोग मझला कोष्टक हल करते हैं, उसके बाद
बड़ा कोष्ठक हल करते हैं। अगर हम लोग इसके सीक्वेंस में अगर थोड़ी सी भी गलती कर दिया तो हमारा जो है उत्तर गलत हो जाएगा, मतलब जो हम लोग हल कर रहे हैं वो गलत हो जाएगा। और एक चीज़ और है, इसके साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, भाग करना चाहिए कि क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हमको भाग करना चाहिए, उसके बाद गुणा करना चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए, जोड़ना चाहिए, फिर उसके बाद घटाना करना चाहिए। तो ये सभी चीज़ हैं सरलीकरण में ध्यान देने योग्य बातें, जो अगर आप लोग इसका ध्यान देंगे तो आप कितने भी पेचीदे सरलीकरण या मान ज्ञात करने के लिए बोलेगा, इस प्रकार के प्रश्नों आप आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले रेखा कोष्ठक देखते हैं। रेखा कोष्ठक यहाँ पर है नहीं, फिर देखते हैं कि क्या है छोटा कोष्ठक। तो छोटा कोष्ठक यहाँ पर है, तो यहाँ पर होने की वजह से सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ तक के सारे प्रश्नों को उतार लेते हैं। तो उतारेंगे तो क्या पाएंगे, क्या चीज़ कि 18 माइनस कोष्ठक में 14 प्लस कोष्ठक 16, अब माइनस यह जो यहाँ पर आप देख रहे हैं यह क्या है, छोटा कोष्ठक। तो छोटा कोष्ठक को हल करते हैं, तो यहाँ पर क्या दिया है 18 माइनस 5, तो 18 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 13। कोष्ठक टूट गया तो यहाँ पर बचा क्या 13। अब यहाँ पर कोष्ठक बंद। समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक आपको समझ में आया। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या दिया है कि हमने इस रेखा कोष्ठक को समाप्त किया, छोटा कोष्ठक को समाप्त किया, अब बारी है मझले कोष्ठक को। तो अब यहाँ तक हम क्या करते हैं उतार लेते हैं, तो उतारेंगे यहाँ तक आसानी से। फिर उसके बाद अब बताइए कि ये क्या है 16 माइनस 13 दिया है, तो 16 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 3। अब कोष्ठक बचा एक, सिर्फ एक कोष्ठक बचा है, कौन सा बड़ा वाला कोष्ठक बचा है। तो अब इस बड़े वाले कोष्ठक को हल करेंगे, उसके बाद बाकी को हल करेंगे। तो अब यहाँ आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लिखा है 18 माइनस, अब इसको हल करेंगे तो क्या पाएंगे 14 में जोड़ेंगे कितना 3 को, तो 14 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14 में 3 जोड़ेंगे तो 14 में 3 जोड़ेंगे तो आएगा आपका 17। अब बताइए 18 में से 17 जाएगा तो क्या बचेगा 1, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए हम लोग अब 12 वाले प्रश्न को हल करने के बाद अब बारी है 13 वाले प्रश्न को हल करने की। तो 13 वाला प्रश्न क्या कहता है यह देखते हैं और उसको हल करते हैं। 13 वाला प्रश्न कहता है कि पटरी और प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का क्या करिए का कोण बनाइए। तो पटरी और प्रकार की सहायता से, तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक सीधी रेखा खींच लेंगे, एक रेखाखंड ले लेंगे, कौन ए और बी, ए भी एक रेखाखंड लेंगे और जो गोला प्रकार है ठीक है उस प्रकार को हम लेकर क्या करेंगे एक चाप लगाएंगे, जो ए को केंद्र मानकर आधा से अधिक दूरी लेंगे और उस पर क्या कर देंगे उसको ट्रिक मार देंगे, यहाँ पर लगा देंगे निशानी, ठीक है इस प्रकार से। अब यहाँ पर हमने लगा दिया, यहाँ पर हमने लगा दिया। अब उतने ही चाप पे हम क्या करेंगे यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर लगा देंगे, तो इस प्रकार से यह कट गया। अब जहाँ पर ये कटा है वहीं पे क्या कर देंगे हम मिला देंगे, ठीक है। ये मान लीजिए कि M1 हो गया, यह M2 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, अब इनके बीच में क्या है 90 डिग्री का कोण है। इसी प्रकार से हम लोग कभी भी आपको पटरी और प्रकार की सहायता से अगर 90 डिग्री का कोण पूछेगा आप इसी प्रकार से कर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया। अगर इसकी रचना भी लिख सकते हैं यहाँ पर कि अपने क्या किया है, हमने क्या किया है, ठीक है ये 90 डिग्री का होगा। इस प्रकार से हम इसकी क्या कर सकते हैं, इसकी रचना भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से इनकी रचना भी कर लिए और इस प्रकार से इनको लिख भी लिए। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए देखते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है और उसे किस प्रकार से हल किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 14 कहता है कि राम ने 300 रुपये में एक रेडियो खरीदा। राम ने एक रेडियो खरीदा, रेडियो का दाम था 300 रुपये। यहाँ पर लिखेंगे कि रेडियो का मूल्य कितना था 300 रुपये था, ठीक। फिर आगे क्या कि वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% का क्या हो लाभ मिले। अब उसको कितने रुपए में बेचेगा कि उसे 20% का लाभ हो, उसे कितने का लाभ मिलना चाहिए 20%। यहाँ पर लिखेंगे कि लाभ बराबर 20% का उसे लाभ होगा।
किस पे, 300 रुपये पे उसे 20% का लाभ हुआ, तो यहाँ पे लिख देंगे कि 300 गुणे 20%, बट्टे क्या लिखेंगे 100। ये 2 0 से 2 0 कट गया, 3 दूना के 6 और 60। अगर उस रेडियो को उसने कितने रुपए में बेचा, 20% लाभ लेकर बेचा, तो उसने 60 रुपये का क्या किया, मुनाफा किया होगा। कितने का मुनाफा किया होगा, 60 रुपये का मुनाफा किया होगा। अर्थात यहाँ पे लिखेंगे कि रेडियो पर 60 रुपये का क्या किया, लाभ लिया। ठीक है, लाभ क्या किया, लाभ लिया। अब लाभ लिया, जबकि रेडियो का मूल्य कितना था, 300 रुपये था। रेडियो का मूल्य कितना था, 300 रुपये, और 60 रुपये उसने लाभ कमाया, तो उस रेडियो को कितने में बेचा होगा, 360 रुपये में बेचा। तो यहाँ पर लिख देंगे कि अतः रेडियो को 360 रुपये में क्या किया होगा, बेचा होगा। उसे उस रेडियो को कितने में बेचा होगा, 360 रुपये में उस रेडियो को क्या किया गया होगा, बेचा गया होगा। समझ में कि नहीं है। प्रश्न नंबर 15 कहता है कि वह बड़ी से बड़ी, यहाँ पर बात बड़ी से बड़ी है। मैंने बताया था कि अगर बड़ी से बड़ी बात हो तो वहाँ पर आप कहेंगे कि मौसा निकालना है, और छोटी से छोटी बोल देगा तो कहिएगा कि लौसा निकालना है। समझ में। और यहाँ पर बात किसकी हो रही है, बड़ी से बड़ी। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, क्या करना है, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है, जिसे इतना 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 को भाग देने पर शेष फल इतना इतना रहे। मतलब कि यह जो संख्या है, उस संख्या से जो हमारा छोटी से छोटी संख्या है, उससे भाग करने पर, इससे भाग करेंगे तो 1 बचेगा, इससे भाग करेंगे तो 3 बचेगा, और इससे भाग करेंगे तो 5 बचना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे कि वह संख्या लिख लेंगे। पहली बात, जिसे इतना भाग देना है, तो यहाँ पर लिख लेंगे कि शेष फल को हम क्या करते हैं, सबसे पहले उस संख्या लिख लेते हैं। क्या है संख्या, संख्या क्या है, दिया संख्या, दिया गया संख्या क्या है, 49 है, 59 है और 109 है। ठीक है, इतनी संख्या है को इससे उस संख्या से भाग देने पर शेष फल कितना बच रहा है, शेष फल यहाँ पर लिख देंगे कि शेष फल क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, 1 बचा, फिर 3 बचा और 5 रुपये बचा। समझ में। इस प्रकार से 5 बच गया। आया समझ में। फिर कह रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मसा ज्ञात करेंगे। समझ में कि नहीं है। तो अब सबसे पहला कार्य करेंगे कि जो शेष बच रहा है उस शेषों को हटा देंगे, तो संख्या तो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी ना। तो हम क्या करते हैं कि जो पहली संख्या है, जो पहली संख्या है वो क्या है, उसमें से हमने क्या किया, पहली संख्या में से 1 घटा दिया, कितना बचा, इतना बचा। जो दूसरी संख्या थी, दूसरी संख्या कितनी थी, इतनी थी, इसमें से हमने क्या किया, 3 को घटा दिया। अरे यार, इसमें से 3 को घटा दिया तो कितना बचा, समझ में आ रहा है ना। अब आगे जो तीसरी संख्या है, तीसरी संख्या 109 है, उसमें से हमको 5 को घटा देना, तो आ गया क्या, 104। हमने बताया है, यहाँ पर ध्यान दिया है कि यह क्या कर रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, अर्थात इसका मौसा निकालना है। तो मौसा निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। अब यहाँ पर इन संख्याओं में यहाँ पर लिख देते हैं कि इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करने पर
अब इन संख्याओं का हमने क्या किया, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2 से काटेंगे। ठीक है, देखिए जिस प्रकार से आपको आता है प्रश्न का हल करने, आप उसी प्रकार से हल करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? कट गया। अब यहाँ पर अगला जो प्रश्न का दिया है उसको हम हल करेंगे। 2 से काट लेंगे, यह 2 बार में कटेगा, फिर ये 8 बार में, फिर वही चीज़ें आ जाएंगी। 2 1 4, फिर 2 से कटा 7 बार में, 7 से कट गया पूरा। फिर ये जो हमारा क्या है 104, इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे, ये कितने बार में कट गया। फिर ये 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा, गया 2 बार में, यहाँ गया 6 बार में। फिर 2 से काटेंगे, ये 13 बार में। फिर 2 से काटेंगे, 2 से नहीं 13 से काटेंगे 1 बार में। अब देखिए यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, मौसा ज्ञात करना है। तो मौसा का मतलब क्या है कि जो तीनों में मिल रहा हो उसी को ही लिखना है। तो देखेंगे यहाँ पर जो मिल रहा है उसी को लिखेंगे। ये एक यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो हम 1 2 को लिख लेंगे यहाँ पर। फिर आगे दिखा यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो इस 2 को भी लिख लेंगे। फिर आगे देखेंगे कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो इस 2 को भी लिख लेंगे। अब यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है ना, तो यहाँ पर 2 है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 नहीं है, यहाँ पर भी 3 नहीं है। 7 इसमें भी नहीं है, 7 इसमें भी नहीं, 13 इसमें भी नहीं है, 13 इसमें भी नहीं है। मतलब मौसम में सिर्फ कितना आया है, 3 अंक ही मिले हैं। कौन कौन, 2 2 2 मिला है। तो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, यह प्राप्त हुआ। समझ में आया कि नहीं? तो अब हम लिख देंगे क्या कि वह बड़ी से बड़ी संख्या 8 है। ठीक है, 8 है जिसे इतना 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 को भाग देने पर शेष फल इतना रहेगा। समझ में आया? इतना बचेगा। समझ में आया कि नहीं? ये वह संख्या कौन सा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, वह 8 है जिसे 49 59 109 को भाग देने पर शेष फल 1 3 और 5 रहेगा। अब बारी है प्रश्न नंबर 16 की। अब बारी है प्रश्न नंबर 16 की। जो 16 नंबर पे जो दिया है प्रश्न कह रहा है कि 5a² प्लस 4a-2 का मान ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? मान ज्ञात कीजिए यदि a बराबर -2 हो तो। या यहाँ पर दिया है, क्या दिया है कि 5a² प्लस 4a-2 का मान ज्ञात कीजिए यदि a बराबर -2 हो तो। मतलब जहाँ जहाँ पर a लिखा हुआ है वहाँ पर हमको क्या रखना पड़ेगा, -2 रखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, -2 को रखते हैं। तो अब यहाँ पर पाएंगे क्या, 5 कोष्टक में क्या लिखा है, a का स्क्वायर, मतलब कि -2 का क्या करिए, स्क्वायर कर दीजिए। आगे लिखा है कि 4, तो यहाँ पर लिखेंगे कि -4। फिर आगे क्या लिखा है कि a की जगह पे क्या लिखना है, कोष्टक में 2 लिख देना है माइनस में। फिर आगे क्या लिखा है, माइनस, यहाँ पर लिखा है 2। समझ में आया कि नहीं आया? अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो अब पाएंगे क्या, इसका करेंगे 2 दूना के 4, माइनस से माइनस कट गया तो यहाँ पर हो गया 2 दूना के 4, माइनस हो गया। अब ये वाला माइनस और ए वाला माइनस, माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब यहाँ पर देखिए ए वाला माइनस को क्या कर दिया, प्लस कर दिया, और इसका गुणा किए हैं तो क्या आ गया, 4 दूना के 8, और यहाँ पर किए हैं तो ये माइनस वैसे ही रुक गया। अब इसका गुणा किए हैं तो क्या हो गया है, 5 को 20, और 8 तो पहले ही से था, ये -2 है। इसको जोड़ देंगे क्योंकि हमको सबसे पहले क्या करना रहता है, जोड़ करना रहता है, उसके बाद घटाना करना रहता है। तो हम जोड़ देंगे तो क्या पाएंगे कि यह हो गया 28, 28 - 2। अब 28 में से 2 गया तो क्या आ गया, आंसर हमारा 26 आया। तो वह मान ज्ञात कीजिए, तो इसका मान क्या होगा, 26 होगा। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया है। तो अगला प्रश्न दिया है, जो 17 नंबर वाला प्रश्न दिया है, क्या दिया है कि नीचे दिए गए चित्र को देखकर
निम्नलिखित प्रश्नों का क्या करिए, उत्तर दीजिए। ये जो चित्र है, इस चित्र को देखकर निम्नलिखित जो प्रश्न दिए गए हैं, कौन कौन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 प्रश्न दिए गए हैं। इन चारों प्रश्नों को क्या करिए, इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि 3 त्रिज्याओं का क्या करिए, 3 त्रिज्याओं के नाम लिखिए। तो 3 त्रिज्याओं के नाम क्या हैं? त्रिज्या, पहली बात जान जाइए कि त्रिज्या किसे कहते हैं। त्रिज्या केंद्र से वृत्त के परिधि के किसी बिंदु को छूती है या स्पर्श करती है, उसको हम कहते हैं कि क्या है, त्रिज्या है। जैसे यह केंद्र है, केंद्र से यहाँ तक की दूरी क्या है, त्रिज्या है। केंद्र से यहाँ तक की दूरी क्या है, त्रिज्या है। केंद्र से यहाँ तक की दूरी क्या है, त्रिज्या है। यह परिधि है, यह एक, मान लीजिए कि एक बिंदु यह है, एक बिंदु यह है, एक बिंदु यह है। इन बिंदुओं पर क्या कर रही है, टच हो रही है, इसको हम क्या कहेंगे, परिधि की, वृत्त का त्रिज्या कहेंगे। समझ में कि नहीं? तो त्रिज्याओं के नाम लिखने के लिए बोला है, तो हम लिख देंगे कि तीनों त्रिज्याओं के नाम। पहला नाम क्या है, मान लेते हैं कि OA और OB और OC है। कौन कौन है? OA यहाँ से यहाँ तक और OB यहाँ से यहाँ तक, OC यहाँ से यहाँ तक की क्या है, त्रिज्या है। पहला प्रश्न का आंसर हो गया। अब दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 3 जीवाओं के नाम लिखिए। जीवा किसे कहते हैं? वृत्त के बीच के अंदर परिधि को बिना छेदे जो रेखाएं हैं, उनको क्या कहेंगे? यह क्या है? यह जीवा है। यह भी क्या है? जीवा है। समझना? और यह भी क्या है? जीवा है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि तीनों जीवाओं के नाम। पहले जो है जीवा का नाम क्या है? पहले जीवा का नाम मान लीजिए कि AC है। AC और AB और क्या है? BC क्या है? जीवा है। समझ में कि नहीं है? यह क्या है? तीनों क्या है? जीवा हैं। आगे बोला है कि वृत्त के व्यास का नाम लिखिए। वृत्त का व्यास जो केंद्र से होते हुए परिधि के किसी बिंदु पे क्या हो, स्पर्श हो। तो अब यहाँ पर कौन है? तीसरा प्रश्न का आंसर है कि वृत्त का व्यास क्या है? AC है। ठीक है, AC क्या है? वृत्त का व्यास है। समझ में आया कि नहीं? अगला प्रश्न में बोल रहा है कि वृत्त का केंद्र बताइए। तो वृत्त का केंद्र जहाँ पर से चाप लगाया गया है उसी को केंद्र कहेंगे। तो चौथा का आंसर है कि वृत्त लिख दे रहा हूँ, वृत्त का केंद्र O है। वृत्त का केंद्र क्या है? O है। जो प्रश्न दिया था बताने के लिए सारे प्रश्नों के आंसर हमने दे दिए हैं। समझ में आया कि नहीं आया? पहला बोला है कि त्रिज्याओं के नाम। तो त्रिज्या का नाम हमने बता दिया कि ABC जो कि केंद्र से जा रही हैं 3 बिंदु पर परिधि के। फिर क्या है? जीवा का नाम। तो AC AB BC क्या है? जीवा है। कह रहा है कि व्यास क्या है? तो व्यास AC क्या है? AC क्या है? व्यास है। कह रहा है कि इसका क्या है? केंद्र क्या है? तो केंद्र क्या है? O है। समझ में आया कि नहीं आया? यही 4 प्रश्न थे जिनको हमको बताना था। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या दे रहा है। अब हमने क्या किया है? 17 वाले प्रश्न को हल कर लिया है। अब बारी है 18 वाले प्रश्न को हल करने की। तो 18वां प्रश्न क्या कह रहा है, इस प्रश्न को पढ़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। तो मैं मान लेता हूँ, इसके लिए एक चिन्ह बना लेता हूँ, या फिर
चिन्ह बनाना ही पड़ेगा क्योंकि सांकेतिक रूप में भी तो लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ, सलमा का चिन्ह बना लेता हूँ कि सलमा को यश से, सलमा को यश से तथा रेशमा को आर से, रेशमा को आर से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, करें आप करते हैं। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर रेशमा को आर से और सलमा को यश से। तो पहला यहाँ से यहाँ तक का मान क्या मतलब क्या बता रहा है, इस लाइन का कह रहा है कि सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष क्या है, बड़ी है। कौन बड़ी है, सलमा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि सलमा जो है अपनी बहन रेशमा से कितनी बड़ी है, 10 वर्ष बड़ी है। तभी ना इसमें 10 वर्ष दे देंगे, इसमें जोड़ देंगे, तब ये क्या हो जाएगी, इससे बड़ी हो जाएगी, समझ, इसके बराबर हो जाएगी। समझ में कि नहीं। सलमा है किससे, रेशमा से कितने वर्ष बड़ी है, 10 वर्ष बड़ी है। तो हमने क्या किया है, दोनों को बराबर करने के लिए एक लाइन में कर लिया है। अब क्या करते हैं, इसको हम एक साइड कर लें तो हम यहाँ पर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि r माइनस यस माइनस आर बराबर 10। हमने क्या किया, चर को एक तरफ और चर को एक तरफ कर लिया है। समझ में आया कि नहीं। यहाँ पर हमारा समीकरण 1 तैयार हो गया। समझ में आया कि नहीं। हमने क्या किया है, यहाँ पर कन्फ्यूजन, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि रेशमा जो है या सलमा जो है, सलमा मतलब क्या है, यस, रेशमा या ना 10 वर्ष बड़ी है, तो ऐसे ना यहाँ पर लिखना चाहिए था। तो हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये बराबर नहीं ना दे पाते हैं। बराबर देने के लिए अगर हम इसको दे देते हैं, क्योंकि ये तो 10 वर्ष छोटी थी, अगर दे देंगे 10 वर्ष इसको दे देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना। तो इसीलिए हमने क्या किया है, रेशमा को 10 वर्ष दे दिया है ताकि ये सलमा के बराबर हो जाए। अब यहाँ पर हमने इस प्रकार की, ये जो प्लस में था आर, तो इधर गया माइनस में गया। समझ में आया कि नहीं है। इस प्रकार से हम लोग एक पहले समीकरण को बना लिया। अब आते हैं अगला समीकरण बनाने के लिए। तो कह रहा है कि 4 वर्ष पहले की बात हो रही है, तो 4 वर्ष पहले रेशमा से भी 4 वर्ष निकाला जाएगा, सलमा से भी 4 वर्ष निकाला जाएगा। तो 4 वर्ष पहले जो सलमा की आय रेशमा की आय की क्या थी, दोगुनी थी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख लेंगे कि 4 वर्ष पहले, यहाँ पर लिख देंगे कि 4 वर्ष पहले रेशमा की आय क्या होगी, रेशमा की आय। यहाँ पर देखिए वर्तमान आयु मैंने माना नहीं है, यहाँ पर ये वर्तमान के लिए लिया है, वर्तमान के लिए यह आयु माना है मैंने, ठीक है। वर्तमान में माना है कि रेशमा की आयु यस है, इसकी आयु, ठीक है। आयु कितनी होगी 4 वर्ष पहले, तो अभी जो उसकी आयु है, क्या आयु है, आर है। तो इसमें से अगर 4 वर्ष हमने घटा दिया तो 4 वर्ष पहले इसकी आयु इतनी रही होगी। उसी प्रकार से 4 वर्ष पहले किसकी, सलमा की आयु। तो सलमा की आयु भी क्या होगी, 4 वर्ष माइनस होगी। फिर कह रहा है कि थी किसके, रेशमा की दोगुनी थी। किसकी, रेशमा की आयु की कितनी थी, दोगुनी थी। तो अब ध्यान देना है, क्या देना है, समझ में आ रहा है ना, कि रेशमा की दोगुनी थी। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि किसकी, अब यहाँ पर लिखेंगे कि सलमा की आयु। तो यहाँ पर सलमा की आयु लिख लेते हैं एक तरफ। तो सलमा की आयु कितनी है, इतनी है, ठीक है। तो रेशमा की आयु इतनी है। रेशमा की आयु की कितनी थी, दोगुनी थी। अगर रेशमा की आयु दोगुनी कर देंगे तो सलमा की आयु के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, दोगुनी कर दिया। समझ में। अब इससे हम एक समीकरण और तैयार कर लेंगे, गुणा कर लीजिए। तो यहाँ पर 2r हो गया और यहाँ पर हो गया 8। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, यस माइनस
2r माइनस 8, इसको इधर लाएंगे और इसको इधर लाएंगे, तो अब यहाँ पर पाएंगे क्या कि यस माइनस 2r, अब ये माइनस जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तब प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर ये माइनस था ये प्लस हो गया, घटा तो यस बराबर 2r माइनस 4, यह हमारा क्या हो गया, मान निकल के ये दूसरा समीकरण बन गया। ठीक है, ये क्या हो गया, दूसरा समीकरण बन के तैयार हो गया हमारा। अब बारी है ये दूसरे समीकरण और पहले समीकरण के मान को हम किसी भी प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से, किसी भी विधि से हम लोग रख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों मान को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि जो समीकरण 1 है उस समीकरण 1 से हम क्या करते हैं, 2 को क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे क्या चीज़ कि समीकरण समीकरण 2 को 1 से क्या करने पर, घटाने पर जब घटाएंगे, यहाँ पर देखिए मैं जगह बचा लेता हूँ थोड़ा लिखने के लिए। घटाने पर हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं क्या चीज़, यस माइनस 2r बराबर माइनस 4 है। अब ये दूसरा पहला समीकरण क्या है, यस माइनस r बराबर 10 है। कह रहा है कि घटाने के लिए, तो चलिए घटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए यह प्लस माइनस, तो यस तो पूरा खत्म, यह माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो घटने के बाद क्या आ गया, माइनस r। यह माइनस r आ गया क्योंकि बड़ा कौन था, माइनस था। ठीक है, समझ में कि नहीं आया। हम लोग चाहे तो दूसरे को आगे पीछे कर सकते थे, लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या है, माइनस है, यह माइनस, ये भी माइनस, ये प्लस है और ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो यहाँ पर क्या है माइनस 14। अब इस माइनस से ये माइनस कैंसिल करके हम लिख देंगे कि r बराबर क्या आ गया, 14। तो r बराबर क्या आ गया, 14। तो अब इस r का मान हम किस में रख देंगे, इसमें रख देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब इस r का मान हम क्या करेंगे, अगले वाले में किसी भी मान में रख देंगे। तो चलिए हम लोग पहले समीकरण में लिख देंगे, इस r का मान यहाँ पर लिख देंगे, r का मान समीकरण 1 में रखने पर, r का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे तो 1 क्या है, यन है, तो 1 में ये r की जगह पे क्या रखना है, 14 रखना है। तो यहाँ पर यस माइनस 14 प्लस बराबर 10 है, तो यह वाला कहाँ पर आ गया, यह वाला इसके पास जाएगा, तो यह माइनस जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब यहाँ पर बराबर 10 प्लस 14, अब इसको जोड़ देंगे तो क्या आ गया, यस बराबर क्या आ गया, 24 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया। तब यहाँ पर हम लिख देंगे कि जो सनमा की आयु, सनमा में दोनों के वर्तमान में, यहाँ पर लिख देंगे कि वर्तमान में सलमा की आयु, सलमा की जो आयु है वह कितनी है, 24 वर्ष है, और रेशमा की आयु कितनी वर्ष है, 14 वर्ष